अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 कहा था मैंने, और इससे सीधा से ही बनाया हुआ था मैंने। इसमें बस एक ट्रिकी पॉइंट रखा था, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा, कि लास्ट पॉइंट में मार्कअप 33 1/3% है। वैसे तो ये हल कर ही लेते हैं 33 1/3%, लेकिन फिर भी अगर किसी को 33 1/3% में मसला हो तो वो उसका एक अल्टरनेटिव यूज़ कर सकता है। अगर 33 1/3% है ना, क्योंकि ये आप कैलकुलेटर के ऊपर भी लिखेंगे या तो 33 1/3 भी लिखा जाता है वैसे, लेकिन अगर आप इसको 33.33 करते हैं तो उसमें फिर राउंडिंग ऑफ का फ़र्क आ जाता है और फिगर बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो ये वाला नंबर अगर हो तो आप इसको अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर 33 1/3% मार्कअप हो तो आप उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि 25% मार्जिन है, और अगर 33 1/3% मार्जिन हो तो आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि 50% मार्कअप है। ये सेम कैलकुलेशन आंसर आते हैं इससे। क्यों? अगर एक चीज़ 3 रुपए की बेचें, 300 की चलो, और वो कॉस्ट हो 200 की, तो जीपी आ गया 100। अगर इसको मार्जिन देखेंगे तो कितना है? 1/3 या 33 1/3%। और अगर मार्कअप देखें तो 100 को 200 से डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए। 50%, ये 50%। इसी तरह से अगर ये कितने परसेंट, ये कितने परसेंट? 25%। तो 33 1/3% मार्कअप इज इक्वल टू 25% मार्जिन। तो अगर 33 1/3% आ जाए और आपको कैलकुलेटर पे उसको मुश्किल लग रहा हो यूज़ करना, तो बेशक उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर लें। अच्छा, दूसरी ट्रिक इसमें मैंने ये रखी हुई थी कि PS ने P को चीज़ें बेची और P ने उसमें से 40% आगे बेची हैं, यानी इसके स्टॉक में कितनी पड़ी हैं? 60। तो 60% पे URP निकलना है। इसके अलावा आपने कुछ पूछना है तो पूछें। गुडविल में, रिटेन अर्निंग में कोई मसला अगर किया है तो किया। इंटर कंपनी बैलेंस इसमें था ही नहीं, इसलिए मसला नहीं आया। चलो जी, अगली एडजस्टमेंट बताता हूँ। ये नहीं बताई भी, अभी सिर्फ पहला पॉइंट का था। हाँ, ये नोटेड। जो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स हैं कंपनीज के, तो वो नहीं आते बैलेंस शीट में। भाई नहीं, बैलेंस शीट में नहीं आते, बैलेंस शीट में नहीं आते ना। I38 ने मना किया इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, तो इसमें मसला क्या है? वो कौन सा बैलेंस शीट ने दिखा दिखा के कस्टमर्स को बुलाते हैं? मतलब कस्टमर सोचे तो तेरी तो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा ब्रांड, हम क्यों आए तुम्हारे पास? ऐसे थोड़ी होता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बैलेंस शीट में?
वो कौन सा मालनामा है कि इसमें ब्रांड नहीं आ रहा? वही तो कह रहा हूँ कि वो उस पर प्राउड फील कर रहे होंगे ना, हमारा एक ब्रांड है, तो बैलेंस शीट दिखा दिखा के लोगों को प्राउड फील करेंगे। दुनिया वालों को पता है ब्रांड है, बैलेंस शीट में नहीं है तो नहीं है, तो क्या सेल करेंगे तो सेल हो जाएगा। वो कोई इलीगल थोड़ी कहेंगे इसको खरीदने वाला कि तुम्हारी बैलेंस शीट में नहीं आ रहा, इलीगल है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को दुनिया में सब मानेंगे, वो बच्चा भी मानेगा जिसको पता भी नहीं ब्रांड क्या होता है। मतलब वो बच्चा भी कहेगा जी मैंने फलानी चॉकलेट लेनी है, तो वो ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, IS सर्टिफिकेट नहीं कर रहा रिकॉग्नाइज बस। एडजस्टमेंट नंबर 5 बता रहा हूं, और ये मैं स्ट्रेट अवे भी बता सकता था, लेकिन ये कहानी मुझे सारी इसलिए सुनानी पड़ेगी क्योंकि जो इसमें एक गलत काम होता था पहले, वो किसी ना किसी के जहन में फिर भी आ ही जाना था, इसलिए बता रहा हूँ। यानी पहले गलत वाली एडजस्टमेंट भी बता रहा हूँ, सही वाली भी बता रहा हूँ। और अभी तो खैर क्लास में बैठा कोई नहीं हुआ, 4 लोग बैठे हुए, लेकिन भरी हुई क्लास होती तो किसी एक ना एक ने ये ज़रूर पूछ लेना था, हर दफ़ा पूछते हैं कि सर हमने कौन सा वाला करना है, तो आपने कौन सा वाला करना होगा, सही वाला करना होगा। तो फिर भी कोई ना कोई बच्चा पूछता सर हमने कौन सा वाला करना है। पहले मैं आपको सही वाला बता रहा हूं, पहले मैं सही वाला ही बता रहा हूं। पी ने कुछ गुड्स खरीदी 8,000 रुपए की और उनको सेल कर दिया 10,000 रुपए का, 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। और ये सेल इसने की एस को, एस के लिए हो गई ये परचेज। एस इसमें से अभी 25% चीज़ें ही बेच सका, सिर्फ 25% ही बेच सका, 75% स्टॉक में पड़ी रह गई। और ये चीज़ें इसने बेच दी 5500 की, तो इसने कमा लिया 3,000 प्रॉफिट। SOFP की अगर बात करें तो P की रिटेन अर्निंग्स में इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 2,000 आ रहा है, S की रिटेन अर्निंग में इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 3,000 आ रहा है, और S का एक स्टॉक शो हो रहा है 7,500 का। URP के एडजस्टमेंट्स आप पढ़ चुके, URP कितना? बेशक ऐसे कर लें कि पूरा 2,000 प्रॉफिट कमाया था, 75% चीज़ें अब भी पड़ी हुई हैं, तो 2,000 का 75% URP है, तो इसको URP निकाल लेते हैं। या तो ऐसे कह लें कि इस 7500 में 20% मार्जिन है, 1500 इसमें 20% मार्जिन कमाया था ना इसने, तो इस स्टॉक के अंदर 20% मार्जिन छुपा हुआ है, ये URP है। ट्रीटमेंट क्या करें? सेलर की रिटेन अर्निंग में से लेस और ये इन्वेंट्री में से लेस, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में से लेस, ठीक है। ये गुड्स का URP है। अगर इसने ये सारी चीज़ें बेच दी होती तो फिर मसला था, यानी P का चीज़ें बेच के प्रॉफिट कमाना फिर इशू नहीं है। अगर S ने चीज़ें आगे बेच दी होती तो फिर कोई इशू ना होता। इसका मतलब है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी को कुछ बेच के प्रॉफिट कमाना इशू नहीं है। इशू तब बनेगा अगर इस बायर के पास उन खरीदी हुई चीज़ों में से कुछ बैलेंस शीट में आ रहा होता, क्योंकि इसकी नज़र में इसने सब बेच दिया है, हालांकि वो तो ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो जितनी चीज़ें बची रह गई उनमें जो प्रॉफिट शामिल है वो URP है। अगर ये सारी चीज़ें बिक गई होती तो फिर मसला ना होता ना, लेकिन S ने कॉस्ट ऑफ सेल तो एक महंगी अमाउंट रख ली होती। दोबारा P ने चीज़ें प्रॉफिट रख के S को बेची, तो S ने अगर वो सारी की सारी चीज़ें आगे बेच दी होती तो फिर ये आर्गुमेंट हो सकता है कि S
की जो कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, पी ने एस ने तो उसको महंगा रिकॉर्ड किया हुआ है। हाँ सेल भी ज्यादा ही आ रही होंगी, उसने कमा लिया होगा। और अगर ना भी कमाया हो तो क्या हुआ, इसने महंगी खरीदी है तो महंगी खरीदी है। तो इसलिए मसला एक कंपनी का कुछ बेच के प्रॉफिट कमाना नहीं है, मसला तब है जब बायर के पास उस खरीदी हुई चीजों में से कुछ स्टोर में पड़ा रह जाए, कुछ बैलेंस शीट में मौजूद रह जाए, तो उसमें जो प्रॉफिट छुपा हुआ है वो अनरियलाइज्ड है। ये कॉन्सेप्ट है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी को गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाना मसला नहीं है, उनमें से कुछ चीजें पड़ी रह गई हैं बैलेंस शीट में तो मसला है। यानी मसला उन सारी चीजों के प्रॉफिट पे नहीं था, मसला सिर्फ उन बची हुई चीजों में जो प्रॉफिट छुपा रह गया था उसका था। पी ने एक मशीन खरीदी, अभी नई नई खरीदी थी या पुरानी भी हो सकती है खैर, और ये मशीन इसने एस को बेच दी और इस पे 2000 का प्रॉफिट कमा लिया। एस ने इस मशीन को अपना पीपीई बनाया और उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड की इसने 10,000। अभी ईयर 1 ही गुजरा था और ये 25% डेप्रिशिएट ही हुआ था कि बैलेंस शीट बनने लगी है। अगर एसओएफपी देखें तो पी अपनी रिटेन अर्निंग्स में 2000 दिखा चुका है और एस अपनी बैलेंस शीट में पीपीई दिखा रहा है 7500। बल्कि मैं ये चीज़ हटा देता हूँ क्योंकि डिस्कशन इस वक्त ये नहीं है। यूआरपी कैसे निकाला? जितना स्टॉक पड़ा रह गया है उसमें कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है और उस प्रॉफिट की अमाउंट को सेलर की रिटेन अर्निंग में से लेस और बैलेंस शीट में आने वाले एसेट में से लेस। इस 1500 का बायर की रिटेन अर्निंग में कोई काम किया? अच्छा, बायर ने जो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर ली। कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा रिकॉर्ड करने से मतलब है कि अगर महंगी चीजें खरीदेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो महंगी है, नहीं महंगी बेचेगा तो बात की बात है। अगर महंगी चीजें इसने खरीदी हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी तो एक महंगी अमाउंट आई हुई है ना, तो उसकी कोई एडजस्टमेंट की है? नहीं की ना। हमने एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सेलर के प्रॉफिट पे की है। बायर का कोई मसला नहीं, महंगी चीजें खरीदी हैं तो खरीदी हैं, सिर्फ सेलर की रिटेन अर्निंग को चेंज किया है और इस नजर आने वाले एसेट को चेंज किया है। अब मैंने वैल्यूज भी सेम रखी हैं। पी ने गुड्स एस को बेची, पी ने मशीन एस को बेची, 10,000 की 10,000 की। यार चलो भी तो सही ना मेरे पास, ये नजर आ रहा है, दोनों नजर आ रहे हैं, पक्की बात है। अच्छा, पी ने इस पे 2000 प्रॉफिट कमाया, पी ने 2000 प्रॉफिट कमाया। बायर ने जो खरीदा था उसमें से 25% एक्सपेंस बना लिया, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस बन गया। बायर ने जो खरीदा था 25% एक्सपेंस बना लिया। बायर ने जो खरीदा था उसमें से 75% बैलेंस शीट में आ रहा है। बायर ने जो खरीदा था उसमें से 75% बैलेंस शीट में आ रहा है। जो बैलेंस शीट में आ रहा है इसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है, जो बैलेंस शीट में आ रहा है इसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है। नहीं, प्रॉफिट छुपा हुआ है ना भाई। इसने प्रॉफिट रख के पीपी बेचा है तो उसमें प्रॉफिट लोडेड नहीं है क्या? तो मैंने तो सेम वैल्यूज इसलिए लिए हैं। इसने गुड्स 8 की खरीद के इसको 10 की बेची, इसने मशीन 8 की खरीद के इसको 10 की बेची, तो इसने प्रॉफिट कमाया ना। इस 10,000 के अंदर प्रॉफिट लोडेड है कि नहीं? तो फिर 7,500 में भी है, 7,500 में नहीं है। अगर ये इसको 8 की खरीद के 8 की बेच देता, इस तरह क्लोजिंग स्टॉक में नहीं, उधर ये 75। हाँ, जिस तरह यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 7500 है कि खरीदे हुए में से इतना अभी भी बचा रह गया, तो ये भी वैसे ही है, इतने में से इतना बचा रह गया। हाँ, तो प्रॉफिट सेलर ने डाल के भेजा है ना। आप मैं प्रॉफिट इसको नहीं कह रहा कि उसने ये चीज आगे प्रॉफिट पे बेचनी है, यही बात नहीं की है। इस 7500 में इसलिए प्रॉफिट लोडेड है कि इसने आगे एस ने प्रॉफिट पे बेचना है। पी ने प्रॉफिट रख के भेजा था तो पी ने इसमें नहीं प्रॉफिट रख के भेजा था, तो इस 7500 में प्रॉफिट लोडेड है।
दोबारा बताता हूँ। ये गुड्स की मिसाल है और ये वो है जो यूआरपी पढ़ चुके हैं, शुरू ही किया अभी। देख लो ना, इसकी शक्ल देख लो, ये यूआरपी गुड्स वाला है। यूआरपी गुड्स वाली आती है एडजस्टमेंट, ये यूआरपी गुड्स वाली एडजस्टमेंट है। मैंने सिर्फ इतना किया है कि बिल्कुल सेम डाटा के साथ अब गुड्स की बजाय मशीन कह दी। ये एडजस्टमेंट 5 सिखाने लगा। पी ने एक मशीन 8 की खरीदी, 10,000 की, एस को बेच दी। एस ने उसको पीपीई बनाया, डेप्रिशिएट किया। ईयर 1 में मैंने कहा 25% डेप्रिसिएशन रेट है, और बाकी पीपीई की कैरिंग अमाउंट एस की बैलेंस शीट में आ गई। अब मैंने सेम वैल्यूज रख के ना, मैं बातें पैरेलल बोल रहा हूं। पी ने कुछ 8 का खरीद के 10 का बेचा, पी ने कुछ 8 का खरीद के 10 का बेचा, 2000 प्रॉफिट कमाया, 2000 प्रॉफिट कमाया। एस ने इसको खरीदा, इसमें से 25% को एक्सपेंस बनाया। एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस होता है ना। जो खरीदा उसमें से 25% को एक्सपेंस बनाया, जो खरीदा उसमें से 25% को एक्सपेंस बनाया। बाकी 75% उसका एसेट बैलेंस शीट में आ गया। बाकी 75% कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बैलेंस शीट में आ गया। इस 7500 में कुछ प्रॉफिट लोडेड है, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से सारी चीजों में प्रॉफिट डाला था और समझा था मैंने सब चीजें बेच दी, जबकि उनमें से 75% वैल्यू अब भी यहां मौजूद है। इसको आप अगर ये सोचेंगे ना कि 75% चीजें मौजूद हैं, 25% चीजें अलग बेच दी हैं, तो बैलेंस शीट में चीजें नहीं आ रही तो वैल्यू आ रही होती है। तो बात वैल्यू की हो रही है कि इस 10,000 रुपए की वैल्यू में से 25% वैल्यू एक्सपेंस बन चुकी, 75% वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है। यहां भी ऐसे ही हो रहा है। तो इस वैल्यू के अंदर प्रॉफिट लोडेड है, इस वैल्यू में प्रॉफिट लोडेड है। कितना प्रॉफिट लोडेड है? 1500। यहां भी 1500 ही लोडेड है, सेम वैल्यू रखी है मैंने। क्या एडजस्टमेंट की? जिस एसेट में प्रॉफिट छुपा हुआ था उसमें से निकाल दिया और सेलर की रिटेन से निकाल दिया। यहां क्या करें? इधर भी ऐसे ही करें, सेलर की रिटेन अर्निंग से निकाल दें और पीपी से निकाल दें। बस ये एडजस्टमेंट 5 है। कोई कॉन्सेप्चुअल इख्तलाफ? ये लॉजिकल बात है कि इलॉजिकल बात है? ये सही है। फिर मैं थोड़ी देर तक गलत भी बताता हूँ। सर वैसे इसमें ये गुड्स है, हाँ, तो ये इनसे तो प्रॉफिट निकलता है क्योंकि ये ऑपरेशन है हमारा, तो ये अलग से हम एक एसेट खरीद के उसे। तो ये कौन सा बच्चों को एसी लगवा के दिया हुआ है? बिजनेस मशीन बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, गुड्स बनेंगी, वो गुड्स की कॉस्ट में इसकी डिडक्शन आएगी, एफओएच वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, ये सारा खर्चा उसकी गुड्स की कॉस्ट के अंदर शामिल होगा। फैक्ट्री के सारे खर्चे एफओएच का हिस्सा बन जाएंगे, गुड्स की कॉस्ट में शामिल होगा, वो प्रॉफिट रख के आगे बेच देगा। तो ये भी इसका बिजनेस का एक्सपेंस है, वो भी बिजनेस का एक्सपेंस है। उसको भी बेच के कमा लेगा, इसके ऊपर भी जो गुड्स बना रही हैं उसको प्रॉफिट रख के कमा लेगा। बात तो अच्छा, फिक्र इस वक्त ये नहीं है कि एस बेचारा प्रॉफिट कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, ये मसला नहीं है। हो सकता है वो लॉस कमाए। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि जो चीजें बेच के पी ने अपनी तरफ से सोचा था कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें बिक ही नहीं सकी, क्योंकि अब भी इसके अंदर ही पड़ी हुई है, ग्रुप के अंदर इनमें प्रॉफिट लोडेड है। ये मसला है। मसला ये नहीं है कि एस बेचारा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, हो सकता है ना कमाए, सबको मुफ्त में बांट दे, लेकिन जिन चीजों में सेलर ने प्रॉफिट डाल के बेचा था वो चीजें अगर अब भी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं तो उनके अंदर जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड है। अब चाहे वो गुड्स हैं चाहे मशीन है। ठीक है? अच्छा, इसमें आपने जो 1500 कैलकुलेट किया ना, मैं उसमें ज्यादा जो आपको रिकमेंड करूंगा कैलकुलेट करने का तरीका, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक और तरीका, कितना प्रॉफिट कमाया था और फिर इन चीजों के साथ पी एस क्या सलूक कर रहा है, तो आप इसको डेप्रिशिएट कर दें। अमाउंट डेप्रिशिएट, जैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएट नहीं होती, जैसे सरप्लस आए 16 इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएशन होती है, तो सरप्लस थोड़ी डेप्रिशिएट हो रहा होता है, बस एक अमाउंट के ऊपर हम पोर्शन निकाल रहे होते हैं। तो इसको आप इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएशन ही समझे ना। अगर ये प्रॉफिट ना रखता तो 8000 डेप्रिशिएट हो रहा होता, प्रॉफिट रखने से 10,000 डेप्रिशिएट हो रहा है। मतलब 8,000 से
होता तो 2000 आता। अगर 8000 को डेप्रिशिएट करते तो 2000 आंसर आता, अब 2500 आ रहा है, तो 500 फालतू आ रही है ना। तो आप प्रॉफिट की अमाउंट को इस तरीके से डेप्रिशिएट कर दें, जो बच जाए ये यूआरपी है। ये तरीका प्रेफरेबल है, इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि बैलेंस शीट के सवाल में तो हमने 1500 को डील करना है, जबकि इनकम स्टेटमेंट के सवाल के अंदर हम 2000 और 500 को अलग अलग डील किया करेंगे, इसलिए ये तरीका बेहतर है। इस एडजस्टमेंट पे और कर लें। सर जो हम इन्वेंट्री में जब यूआरपी पढ़ रहे थे तो उसको पढ़ने के बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना था जैसे कि ये फॉर द ईयर बैलेंस हो, एसओपी में बैलेंस आते हैं ना, हाँ, तो फॉर द ईयर बैलेंस हो, इसी इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। यहाँ पे अब आके ऐसा लग रहा है जैसे ये एज ऑन बैलेंस है। तो बैलेंस शीट में तो एज ऑन होते हैं, फॉर द ईयर तो नहीं होते। तो वहाँ पे फिर कैसे मतलब वो एक साल का यूआरपी आ गया हाँ। जब इन्वेंट्री में थे, फिर अगले साल तो डिफरेंट यूआरपी आएगी क्योंकि हाँ हाँ, तो हम अगले साल नए सिरे से कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। फिर उसका भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है सबको ऐड करके, नहीं 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 नहीं, अगले साल का ओपनिंग होना। जो चीज़ें अब जैसे ये 2020 का है, ज़रा 2020 की बैलेंस शीट बनाते हुए यूआरपी 1500 है। अब हम 2021 में जब जाएंगे तो क्या 2020 की हुई वर्किंग्स का ऑलरेडी कोई बीडी में इफेक्ट आ रहा होगा? जो हमने कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स करनी है, अगले साल जब बैलेंस शीट बनाने की बारी आएगी तो गुडविल पहले से ही आ रही होगी, इम्पेयरमेंट लॉस पहले ही माइनस हो। जब एक साल ग्रुप बैलेंस शीट बना ली, उसके लिए हमने सारे प्लस माइनस कर दिए, तो अगले साल गुडविल का बीडी आ रहा होगा। बुक्स ही कोई नहीं है। नहीं, बात एक ही दफ़ा की नहीं है, ग्रुप की कोई बुक्स नहीं है ना भाई। वो तो दो बैलेंस शीट्स लेके प्लस माइनस करके बना देते हैं, तो उसकी कोई बुक्स थोड़ी है जो बीडीसीडी आ रहा होगा। क्या ग्रुप रिटेन अर्निंग्स जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, अगले साल उनका बीडी बैलेंस आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बुक्स ही कोई नहीं है। तो इसलिए हमने तो हर दफ़ा नए सिरे से ही काम करना है। अब जब हर दफ़ा नए सिरे से ही काम करना है, तो जब आप अगले साल की बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उस अगले साल के एंड पे जो स्टॉक बचा रह गया होगा उस पर यूआरपी निकाल रहे होंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे होंगे कि जितना बुक वैल्यू बची रह गई होगी उस पर यूआरपी निकाल रहे होंगे, यानी दिस माइनस 2 साल की डेप्शन। सर अगले साल इसी मशीन का और पार्ट में डेप्रिशिएट होगा। हाँ, तो अगर अब जैसे अगले साल 25% और अप्रिशिएट हो गया होगा, तो ये 7500 की बजाय 5000 रह गया होगा, यस सर। तो उस 5000 पे 20% लगा लें, या फिर इस 2000 को अब 2 साल डेप्रिशिएट कर चुके होंगे, बाकी 1000 आ जाएगा। ये क्यूमुलेटिव आएगी फिर यूआरपी यहाँ पे। आप अगर इस तरीके से चलेंगे तो आपको क्यूमुलेटिव लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, इस बचे हुए में कितना प्रॉफिट रह गया। सब तक करते जाएंगे जब तक जीरो नहीं। जब तक ये पीपी खत्म नहीं हो जाता। सर ये जो प्रॉफिट वाली है, मतलब हमने प्रॉफिट देखना उसका जो सैलरी पॉइंट होगा उसका, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगी जो बायर ने की है, बायर मतलब नहीं, जो बायर ने डेप्रिसिएशन मेथड लगाया है वो मेथड इस पे लगा दें। अब अगर ये पहला साल था इस एसेट को बेचने का तो 1 साल, अगर 2 साल हो गए हुए तो 2 साल की डेप्रिसिएशन, और आंसर फिर यूआरपी निकल आएगा। एडजस्टमेंट 5A और 5B नहीं पढ़नी, अल्टरनेटिवली कह के मैंने एडजस्टमेंट 5 बनाई हुई है एक, वो पढ़नी है। 5A और B मैंने सिर्फ इस तरह इसलिए लिखी थी क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हमने इनको तोड़ के चलना है, सिर्फ उसको एक टैली बनाने के लिए या एक उसका रेफरेंस बनाने के लिए मैंने 5A और B लिखी थी। बैलेंस शीट में आप अल्टरनेटिवली जो 5 कही हुई है मैंने वही काफ़ी है। एडजस्टमेंट 5A है, एक एडजस्टमेंट 5B है, और उसके बाद मैंने लिखा है अल्टरनेटिवली एडजस्टमेंट 5, वो पढ़ लें। अच्छा, सामने वाली कहानी को ना वैसे अगर नोट कर लेते तो अच्छा था, आपको ये सारी वजह जो मैंने इसको गुड से रिलेट करके समझाया है तो ये वजह भी याद रहेगी तो अच्छी बात है। सर ऐसे कम वैल्यू तो शो नहीं हो रहा होगा इसमें, कम कैसे शो हो रहा होगा? सर जब एसेट की बुक वैल्यू अगर 7500 हो, हाँ, तो कम क्यों? जैसे अगर हमें प्रॉफिट में निकाल दें, अगर ये इसको बेचता और प्रॉफिट ना रखता तो उसका पीपी कितने का आ रहा होता?
अगर ये इसको बेचता तो 10 की बजाय कितने का बेचता, 8 का। ये 8 का ख़रीदता, 25% डेप्रीशिएट करता, $6,000 का आ रहा होता जबकि 7500 का आ रहा है, तो 1500 ज़्यादा आ रहा है, वो URP है। डिप्रिसिएशन और हमने एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन पढ़ा, फिर इसमें डिफरेंस मैंने तो वर्ड एक्स्ट्रा और एक्सेस सिर्फ मैंने अलग रखा हुआ है, इसको भी आप एक्स्ट्रा बोल दें। मसला एक्स्ट्रा और एक्सेस वर्ड के फ़र्क का नहीं है, मैंने वो खुद ये 2 वर्ड्स चेंज रखे हुए हैं ताकि आपको 2 अलग अलग चीज़ें याद रहें, वरना ये भी एक्स्ट्रा ही है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है वहां पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, उसकी डेप्शन और चार्ज करनी है। यहां पर ये URP निकालने के लिए कैलकुलेशन है। यानी मसला एक्स्ट्रा और एक्सेस के वर्ड का फर्क नहीं है कि एक्स्ट्रा का मतलब शायद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाली डेप्शन है, एक्सेस का मतलब शायद ये नहीं। मैंने 2 फर्क रखे थे बस, तो इसको भी एक्स्ट्रा कह दें, उसको भी एक्स्ट्रा कह दें, इसको भी एक्सेस कह दें, उसको भी एक्सेस कह दें। तो वर्ड्स का फर्क नहीं है, चीजों का फर्क है कि वहां पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो तो फिर हमें उसकी एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज करनी है। यहां पर इसमें से इसको लेस करके सिर्फ URP कैलकुलेट करना है बस, और उस URP की एडजस्टमेंट करनी है। हाँ जी, एडजस्टमेंट 5 इसको नोट मैं कह रहा हूँ ज़रूर कर लीजिएगा यार। ये पूरा कवर हो रहा है नहीं तो फिर स्लो की सैर कराओ ना बोर्ड की। एडजस्टमेंट 5 पढ़ ली तो क्वेश्चन नंबर 8 कर दें। 7 ये बारिश हो रही है यार, ये तो छत पे बैठने वाला मौसम है। मेरा लैपटॉप ना हो तो मैं बारिश में पढ़ा लूँ। हाँ, कैमरे का मसला है। क्वेश्चन 7 कर दें। दस मिनट।
यार चाय तो नहीं मिल सकती ना, हैं? उसी से पूछ रहा हूँ, आप आए हो तो पूछ ही लो। ये सारा कवर कर लिया था ना? हैं? इंटरेस्ट के साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है? कोई मसला नहीं। जब पी ने एस को सर्विसेज दी थी पीछे एक सवाल में, और एस ने वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था ना, तो ऐसे ही ये एक इनकम है जो रिकॉर्ड नहीं की भी करेंगे। बैलेंस शीट में मसला सिर्फ इंटर कंपनी पेएबल रिसीवेबल का है। कोई एक्सपेंस, कोई एक दूसरे से इनकम कमाना कोई मसला नहीं है, किसी दूसरे से प्रॉफिट कमाना मसला नहीं है। मसला है सिर्फ इंटर कंपनी पेएबल रिसीवेबल का, और जिस चीज को बेच के प्रॉफिट कमाया था वो चीज बैलेंस शीट में ना हो। सिर्फ ये दो मसले हैं, वरना एक दूसरे को चीजें बेच के प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, एक दूसरे को लोन देके इंटरेस्ट इनकम भी कमा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
7 मिनट हो गए। बस यार 10 मिनट हो गए।
जो आपने बताया था अगर से की जाए कॉस्ट पे से डेप्रिशिएट करने तो वही अमाउंट आएगी जो उसकी वर्किंग में चाहिए। जी नहीं 8,000 को डेप्रिशिएट कर दें तो जो बुक वैल्यू बचेगी उसमें और इस बुक वैल्यू में जो फ़र्क है वो यूआरपी होगा कह रहा था। अगर ये उसको 8,000 का ही आगे बेच देता और फिर ये उस 8,000 को 25% डेप्रिशिएट करता तो उसके पास बुक वैल्यू 6,000 आ रही होती, अभी 7500 आ रही है। यार 15 मिनट हो गए। अच्छा जी, इसमें जो जो मसले होंगे वो बता देता हूँ। एक तो इसमें मसला होना था पॉइंट नंबर 3 का। चलें उसका खैर गुडविल से ताल्लुक़ नहीं है, गुडविल से कोई पूछना है तो पूछें। गुडविल वाली बात मुझे इसमें कोई लग नहीं रही है। हाँ, ये जो कल चीज़ें करा चुका वो रिपीट कर देता हूँ। बिल्डिंग 3,000 से ओवर वैल्यूड है, ओवर यानी हमने उसको कम करना है, तो अब ये नेगेटिव एडजस्टमेंट हो गई। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और बिल्डिंग पीपी में से लेस, और इसकी रिमेनिंग लाइफ बताई हुई है, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन बनती है उसको रिवर्स करना है, यानी पीपी में ऐड और एस की रिटेन अर्निंग में ऐड। कितने अरसे की? 2 साल की, 1 जुलाई 17 से लेके 30 जून 19। ये कैसे? नहीं अब दे दो, उसको दे दो। ये मेरे लिए लाए हो? शुक्रिया, मैंने तो सबके लिए कहा था। तो इसमें पानी डाल दिया, बाकियों में नहीं डालना है? ला दो यार, मैं तो सारे स्टूडेंट्स को चाय पिलाता हूँ यार, मैं तो सारे स्टूडेंट्स को पिलाओ चाय है। नाश्ते का टाइम नहीं है ना, नाश्ता भी करा देता। पिलाओ मेरे सारे स्टूडेंट्स को चाय पिलाओ। अच्छा, ये मेरे खाते में डाल, मतलब पैसे भी ले लेना इसके। ला रहे हो फिर अभी? ठीक। अच्छा भाई, हाँ जी, गुडविल की वर्किंग का सवाल नहीं। पॉइंट नंबर 3 समझा रहा हूं। 1 जुलाई 18 को एस ने पी से एक लोन लिया 15,000 का, और ये ना आपको बैलेंस शीट में नजर भी आ रहा है। पी के एसेट्स में आ रहा होगा एक लोन टू एस, कितना? 15। कैश भी बता दें मुझे। 3। एक एस की लाइबिलिटीज में आ रहा होगा लोन फ्रॉम पी 12। पॉइंट नंबर 3, एस ने पी से लोन लिया था 15,000 का 10% इंटरेस्ट पे। जब 1 साल गुजरा 30 जून 19, तो एस ने पी को पैसे भेजे, पैसे दिए 4500, जिसमें 2019 का इंटरेस्ट भी था। कितना इंटरेस्ट होगा? 1500, क्योंकि 15,000 का लोन था 10% पे, तो बाकी फिर क्या? उसने प्रिंसिपल वापस किया होगा। एस ने ये एंट्री कर ली होगी, लोन डेबिट 3,000, अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1500 और कैश क्रेडिट 45। ये एस ने एंट्री कर ली होगी। अगर पी को भी ये पैसे मिल जाते तो पी क्या एंट्री करता? कैश डेबिट 4500, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 1500 और लोन क्रेडिट 3,000। लेकिन ये पैसे पी तक पहुंचे ही नहीं, और उसने इंटरेस्ट की भी कोई एंट्री ही नहीं की, यानी कोई इंटरेस्ट एक्रू भी नहीं किया उसने। पी ने ये नहीं किया। अब कर ले तो कैश डेबिट 4500, कैश डेबिट 4500, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 1500, यानी पी की रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा, और लोन क्रेडिट 3,000, लोन क्रेडिट 3,000। ये इंटर कंपनी इन एक्सपेंस इनकम नहीं, यहां पर हम शेयर्ड है बैलेंस शीट के अंदर, हम सिर्फ इंटर कंपनी पेबल रिसीवेबल को खत्म करते हैं।
बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स में हम लोगों ने एक्सपेंस इनकम नहीं छेड़नी, इसकी वजह मैं आपको ग्रुप इनकम एसओसीआई पढ़ाते हुए बताऊंगा। एसओएफपी में हमने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें ख़त्म करनी है जो पेएबल और रिसीवेबल आ रहा है, एक दूसरे से कमाना कोई मसला नहीं है। इनकम स्टेटमेंट पढ़ाते हुए बताऊंगा कि क्यों बैलेंस शीट में हम इस इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस को क्यों एलिमिनेट नहीं करते थे। वो अगर उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, एस ने पी ने सर, पी ने रिकॉर्ड ही करनी तो अब करेगा, तो पी की रिटेन अर्निंग्स में ये इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रही होगी ना सर? हाँ अब ऐड करेंगे। नहीं वो कह रहा है कि एक्सपेंस इनकम ख़त्म करने की बात कर रहे हो। नहीं मतलब अगर इसने अगर आप कह रहे हैं इनकम आ जाएगी रिटेन में तो एक्सपेंस क्यों नहीं जाएगी दूसरी को? उस तो रिकॉर्ड कर लिया ना उसने। कर लिया। एस ने ये पैसे भेजे हैं तो रिकॉर्ड क्यों नहीं किए होंगे? एस मेड अ टोटल पेमेंट ऑफ, तो उसने तो एंट्री कर ही ली होगी ना। पी को मिले नहीं थे इसलिए इसने एंट्री नहीं की। पी डिड नॉट रिसीव दिस पेमेंट बाय ईयर एंड, तो पी अब एंट्री कर ले, कैश डेबिट कर ले, लोन क्रेडिट कर ले और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर ले, यानी अपनी रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। और अब ये दोनों इंटर कंपनी टैली कर गए, यहां से भी 12 माइनस, यहां से भी 12 माइनस। ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 डन। पॉइंट 4, 15,000 की मशीन 17 में बेची, ये 15 की 17 में बेची, 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया और एस इसको फिर 20% पे डेप्रीशिएट करता है, तो 2,000 प्रॉफिट आ गया। इस पे 20% 6/12 हजार आ गया कि 2,000 आ गया, 200 आ गया सॉरी, बाकी 1800 यूआरपी। मैंने 2000 और 200 अलग अलग लिखा हुआ है ना, 1800 वो अलग अलग मैंने 5A और 5B के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो एडजस्टमेंट 5A 5B है। आप इसको 1800 ही लें, 1800 पीपी में से लेस, 1800 पी की रिटेन अर्निंग में से लेस। यूआरपी 1800 है, वो पीपीई में से लेस, और पी सेलर है तो उसकी रिटेन अर्निंग में से लेस। यूआरपी 1800 है, 2000 प्रॉफिट कमाया था, इस पे 6 महीने की 20% डेप्शन ले लें, 200, ये यूआरपी है। तो पीपी में से लेस और सेलर की रिटेन अर्निंग में से लेस। ये क्वेश्चन 7 है। प्रॉफिट पहले आपने माइनस किए, फिर उसके बाद एडमिन मैंने 2000 और 200 लिखा हुआ है ना, वो 1800 है, वो नेट 1800 ही बनता है। 200 और 2000 मैंने अलग अलग लिखा है, वो नेट 1800 ही है। आप 1800 ही यहाँ से लेस करें, 1800 ही यहाँ से लेस करें। नहीं मैं कह रहा हूँ सर इस वर्किंग में भी डायरेक्ट 1800 में कितने? हाँ 1800 कैलकुलेट कैसे कर रहे होंगे? तो वो कैलकुलेट करना तो दिखाई रहे होंगे ना। अब उस 1800 ही को आप रिटेन अर्निंग से लेस करें, 1800 की पीपी से लेस करें। मैंने जो 2000 और 200 अलग अलग प्रेजेंट किया हुआ है ना, आप उसको 1800 करके प्रेजेंट कर लें। जी पॉइंट 2 है सर, ये क्वेश्चन है ना, एक्विजिशन डेट पे बिल्डिंग जो 3000
आरसीओ की वैल्यू। ठीक है, सर इसकी डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो इस 3000 को एज अ नेट बुक वैल्यू लेके करनी है या कॉस्ट लेके? 3000 की एक एडजस्टमेंट डली है, अब उस 3000 की रिमेनिंग 5 ईयर रहती है। सो उसको 3000 को 5 से डिवाइड करें हाँ, तो 2/5 से डिवाइड वो 2 साल गुजर गए हैं ना, 1 जुलाई 17 से लेके 30 जून 19, 2 साल गुजर गए हैं। क्वेश्चन 7 डन। हाँ भाई, ये जो ओवर वैल्यूड की अमाउंट दी होती है, ये जिस तरह रीवैल्यूएशन मॉडल में रीवैल्यूड अमाउंट दी होती है, ये वो नहीं है, ये डिफरेंस की अमाउंट है। ये डिफरेंस जो उसका आता है, मतलब मैंने आपको कहा था इसमें ना 2 तरीके हैं, या तो आपको एक्विजिशन डेट की किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट भी दी होगी, फेयर वैल्यू भी दी होगी, फिर डिफरेंस लेंगे, या फिर आपको वैसे ही वो डिफरेंस की अमाउंट दे दी होगी। तो ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कह के वो फेयर वैल्यू डिफरेंस की अमाउंट दी होती है। ठीक है, क्वेश्चन 7 डन। अच्छा, अब इसकी कहानी पे दोबारा आता हूं। अच्छा, सही यही है और आपने यही वाला करना है। गलत वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी ना किसी के जहन में ये इतना नेचुरल ट्रीटमेंट है जो बताने लगा हूँ, ये किसी ना किसी के जहन में आ ही जाना था, इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन करना यही है। हैं? अब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो ऐसे, ये तो ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसलिए मेरे ना बताने पे भी किसी ना किसी ने सोच ही लेना था। ठीक है, गलत वाला बता रहा हूँ, अब सही यही है। गलत वाला ट्रीटमेंट ये है कि पी ने इस चीज़ों को, इस पीपी को बेच के प्रॉफिट कमाया, तो पी की रिटेन अर्निंग से 2000 निकाल दें, पी में से 2000 निकाल दें, और एस ने ये महंगा एसेट रिकॉर्ड किया। जब महंगा एसेट रिकॉर्ड किया तो उसने डेप्शन ज़्यादा चार्ज की, तो उसने जो ज़्यादा डेप्शन चार्ज की हुई है वो एस के प्रॉफिट्स में वापस कर दें। दोबारा सुने, पी की रिटेन अर्निंग से 2000 माइनस कर दें और एस पे क्या फर्क पड़ा हुआ है कि उसने डेप्शन ज्यादा चार्ज की हुई है 500 की, वो उसके प्रॉफिट्स में ऐड कर दें और पीपी में से 1500 लेस कर दें। बात ठीक है ना? हाँ, नहीं ठीक क्यों? सर वो अगर हम ये एडजस्टमेंट ना पड़ी होती ना इन्वेंटरी वाली, तो शायद इसको सही मान है, वो पड़ी हुई है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये ना लगता ऐसे है कि एस ने ज़्यादा डेप्शन चार्ज की है, उस बेचारे का क्या कसूर है, उसकी डेप्शन भी रिवर्स करें। ये होता रहा है, यानी ये इंटरनेशनल ये ट्रीटमेंट चला है। मैं ACCA में ये 2010 तक ही पढ़ाता था, किताबों के अंदर ये था, लेकिन 2010 के अंदर एक पता नहीं उसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता, हो सकता है कब से बहस चल रही हो, लेकिन मंजर आम पे एक आर्टिकल आया और उसने ये बताया कि जी ये नहीं सही है, ये सही है। उसको हजम करने में कई लोगों को बड़ा टाइम लगा, इसको सोचने में। मैंने आपको जो समझाया है ना, ये जो लॉजिक समझाई है, ये अभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, हो सकता है, क्योंकि ये इतने सालों तक यही चलता रहा, पाकिस्तान में कई साल तक यही चलता रहा कि अब तक शायद अभी भी शायद कोई टीचर ऐसे पढ़ाते होंगे। इसको लॉजिकली सोच के, ये मैंने आपको लॉजिकली बताई है ये बात, उससे रिलेट करके, क्योंकि और उसका मैं जवाब ये देता हूँ, कुछ बच्चे इस पे क्लास में भी बहस करते थे कि जी एस ने डेप्शन भी तो ज़्यादा चार्ज की हुई है, तो भाई एस ने कॉस्ट ऑफ सेल भी तो ज़्यादा चार्ज की हुई है, तो क्या हम वो रिवर्स करते हैं? तो फिर डेप्शन क्यों रिवर्स करें? तो इसलिए ये तरीका पहले चलता रहा और फॉलो होता रहा। 2010 में ACCA में आर्टिकल आया और उसने फिर चेंजेस की, उसके बाद से ACCA, ICW वो इससे इस तरीके पे आ गए। पाकिस्तान में यही चलता रहा, किताबों में ICAP के सवालों में ही चलता रहा। फिर जब मैंने ये 2014 में आके ये FR2 के सिलेबस में आया और इस पे पहला सवाल गालिबन 2016 में आया था शायद, ICAP का सोल्यूशन इसी बेस पे हुआ था FR2 का, लेकिन मैं क्लासेस में ये पढ़ाना शुरू कर चुका था। फिर ये सोचा और डिस्कस हुआ उस्तादों से,
उन्होंने कहा जी RI कैप में ये चल रहा है ना, इसको भी ऐसे ही रहने दो। चलो ठीक है, इस पे आ गए। फिर अगली टाइम में सवाल आया, अब वो जो अगली टाइम में जिसने सवाल बनाया होगा वो को बेहतर समझ रखता होगा, उसने इस पर सॉल्व कर दिया। फिर मैं जाफ़र साहब से डिस्कशन हुई कि जी ये है, ठीक है फिर ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने अगली टाइम में अपने नोट्स रिवाइज करके सही वाला पढ़ा दिया। फिर दोबारा 17-18 में सवाल आया उसमें ये हुआ था। अब उसके बाद फिर ICAP से मीटिंग हुई और इस पे बहस भी हुई, और उस मीटिंग के अंदर कराची के भी गालिबन 1-2 टीचर्स थे जो उस मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे, जिस पॉइंट की बात कर रहे थे। लेकिन बहरहाल ये एक इशू बना रहा। फिर उन दिनों जाफर साहब काउंसिल में नहीं गए थे, पता नहीं चले गए थे। मैंने उनसे बात की, उनका ये सारी कहानी सुनाई, ACCA के पेपर्स, आर्टिकल, ICW ने कहा ये केस बनाए। मैंने ईमेल बनाई, उसमें सारी डिटेल वगैरह लिखी, उस ईमेल को आगे पहुंचाया। बहरहाल उस ईमेल के बाद ICAP ने इस तरीके को रिजेक्ट करके इसको एडमिट कर लिया, उसको अपनी बुक के अंदर शामिल कर लिया, और उसके बाद जब टेस्ट हुआ तो यही टेस्ट हुआ। तो इसलिए ये सही तरीका है। ये सारी कहानी इसलिए बनाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अरसे से चलता रहा है, तो हो सकता है अभी भी कोई टीचर ऐसे पढ़ाते हों, और अभी भी कोई जवान अगर पुराने पास पेपर्स निकाल के देख ले तो उसमें कुछ सवालों में ऐसे ही हुआ होगा। इसलिए सारी कहानी सुनाई है कि ये काफ़ी नेचुरल लगता है सोचने में, तो किसी ना किसी के ध्यान में आ जाना था, इसलिए कहा है कि नहीं ये सही नहीं है, अब यही तरीका सही है, तो आपने यही वाला फॉलो करना है। मुझे फिर भी पता नहीं क्यों लगता है किसी ने ग्रुप में मुझसे पूछना, सर हमने कौन सा फॉलो कर रहे हैं, आपने ये फॉलो करना है। अब ये ICAP के नए सोल्यूशन में हो चुका हुआ ये वाला तरीका यही है, वो नहीं है। ये वाला जो मेथड आपने सही बताया, ये लॉजिकली इन्वेंटरी मतलब हाँ, मैंने इन्वेंटरी से इसको किया है कि जो चीज़ अगर मसला डेप्रिसिएशन का होता कि उसने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किए, तो फिर वो कॉस्ट ऑफ सर्विस भी तो ज़्यादा चार्ज कर रहा है ना। इसकी वजह से वो और अगर एक और जवाब, क्योंकि शुरू में नया नया था ना, जब नया चेंज हो रहा था, तो मेरे ख्याल है मैं उन 1-2 टीचर्स में से होऊंगा पाकिस्तान में जो इस पे शिफ्ट हो चुके हुए थे, बाकी सब यही करा रहे थे। तो कुछ बच्चे बहस करते थे नहीं सर ये तरीका सही है, तो एक और मेरे पास काउंटर आर्गुमेंट ये है इसका कि अच्छा फिर एस की जो डेप्शन है वो कब तक हम रिवर्स करते रहेंगे, जब तक PP बुक्स में है। तो जब PP बुक्स में से निकल जाएगा फिर करना छोड़ देंगे, जो पीपी नहीं होगा फिर क्या करेंगे? तो वो जो डेप्शन ज़्यादा चार्ज हुई है वो रिटेन अर्निंग में नहीं आ रही, आ रही होगा तो फिर क़यामत तक करते रहेंगे। क्यों? कैसे कैसे तो फिर वो तो चार्ज हुई भी है। अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होने को रिवर्स ही करना है तो फिर सिर्फ PP की ज़िंदगी में क्यों करना है? जब PP ख़त्म हो चुका होगा तो उसकी डेप्शन नहीं चार्ज हुई ज़्यादा, तो फिर तो हमें क़यामत तक करते रहनी चाहिए रिवर्स। तो इसलिए एस ज़्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है, कोई मसला नहीं है, उसने ज़्यादा महंगा एसेट खरीदा है तो खरीदा है। मसला ये है कि जिस चीज़ पे प्रॉफिट कमाया गया था, जब तक वो चीज़ यहाँ मौजूद रहेगी उसमें जो प्रॉफिट छुपा होगा वो अनरियलाइज्ड है। सेलर का मसला है, बायर का मसला नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से अगर कोई सोचता भी है अब, या पुराने पास्ट पेपर्स, क्योंकि मैं तो अपनी बुक्स में आपको सब पास्ट पेपर अमेंड करके दे रहा होता हूँ, फिर भी कुछ बच्चों को शौक होता है वो कहीं ना पास्ट पेपर्स के ICAP के पास्ट पेपर्स कहीं से लेने हैं, तो उनमें तो पुराना वाला सोल्यूशन ही होगा। 17 में शायद गलत था, कुछ 2 अटेम्प्ट्स में गलत सोल्यूशन आया हुआ है, तो इसलिए ये तरीका गलत है, ये सही तरीका है, और अब इसको पूरी तरह मान लिया हुआ है ICAP ने। दो चीज़ें बनवाने में मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, एक ये केस बनवाया था मैंने, और दूसरा वो कॉस्ट वाला, वो बीटा का 0.95 वाला। ये हाँ, ये 2 बड़ी मुझे खुशियाँ होती हैं मनाने। हाँ जी, सर वो एक और भी था, वो नहीं हुआ? क्या? वो जो कमेंट ग्रांट में से वो ग्रांट को जब रिवर्स करते हैं आपने कहा वो अभी तक आया नहीं ना ICAP, तो अभी तक आई टेस्ट ही नहीं हुई ना वो चीज़। क्या हो गया? काफ़ी है क्या? ठीक है। एडजस्टमेंट 5 डन। चलें एक एडजस्टमेंट और सुन लें, उसका सवाल ऐसा कोई नहीं बनाया हुआ, वो पास्ट पेपर में टेस्ट हुआ था, वो जब करेंगे तो फिर आ जाएगा, अभी बस एडजस्टमेंट की हद तक ही काफ़ी है।
एडजस्टमेंट नंबर 7 समझा रहा हूँ। अगर बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अभी आगे एक सवाल में आनी है ये, तब इसको मैं बेहतर दोबारा बता दूंगा। अभी मैं बता जरूर रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा। कुछ लाइट हिट ऑन हुई है? कौन सा ये? रेडी है क्या बंद हो गया? रेडी है ग्रीन जो बोलो चलो ग्रीन यार कंसोलिडेशन अभी तक हाथ में है या निकल रही है बात? थर्टी सेवन इतनी मुश्किल नहीं है। आई 37 मुश्किल है, मुश्किल है। पूरी अकाउंटिंग का बकवास है। आई 37 डिस्कशन में बता लॉजिक की मतलब यार इतना टेक्निकल आई है इसे। सर इस तरह देखें ना तो आसान लगता है, लेकिन क्या हो गया यार? सर ये जो टेस्ट आपने बनाए थे आपने IS 37 से लाजमी डिस्कस करना हो गया ऑन सर। क्लास में आप याद करा दिया करें, मैं कर दिया करूँ, वो फिर बात आई गई हो जाती है। हैं? जी जी इंशाल्लाह ये मंथ एंड तक क्या है इसको। अब ये IFRS 15 ख़त्म करूँगा ना एक्स्ट्रा, तो साथ मुझे लगता है छोटे और चलाने पड़ेंगे, क्योंकि जाने से पहले मैंने ये ख़त्म करने हैं। हैं? नहीं नहीं, अभी 3 क्लासें चलें, 3 क्लासें कम से कम और चाहिए। सर आपका जाना कब है? 4 तक पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। 4 जुलाई 5 की रात को निकलना से। चले नज़र आ रहे हैं जज़ाकल्लाह जी। वो तो पीछे से नहीं सोई जिसका लाइटों वाला। चलो ठीक है खैर है, पढ़ा जा रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में आ रही होगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी शीट में कैसे डिस्क्लोज होती है? डिस्क्लोज होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं होती है, वो डिस्क्लोज होने वाली चीज़ है। कंटिंजेंट लायबिलिटी की 2 डेफिनेशंस थी। एक थी वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट जो प्रोबेबल नहीं है या तो, या रिलायबल एस्टीमेट नहीं लग रहा। एक थी पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाली कंटिंजेंट लायबिलिटी हो और एक्विजिशन डेट पे मौजूद थी। तो IS 37 के मना करने की वजह से कंपनी S की बैलेंस शीट में नहीं आ रही थी, लेकिन एक टेंशन तो थी। जब टेंशन थी तो P को पता था शेयर होल्डर से शेयर खरीदते हुए कि टेंशन वाली कंपनी बेच रहे हैं हमें, तो पैसे देते हुए उसका भी मार्जिन रखा गया होगा। देखें कंपनी के खिलाफ केसेस हुए हैं, अब उन केसेस वाली कंपनी, बेशक केसेस अभी कंपनी के खिलाफ फैसला नहीं हुआ, लेकिन केसेस वाली कंपनी है, टेंशन तो है ना, तो कंपनी P ने यकीनन पैसे कम दिए होंगे, इन केसेस की वजह से पैसे कम दिए होंगे। अब ये चीज़ गुडविल में ना अफेक्ट कर जाए। और जिस तरह कल बताया था कि जब ब्रांड बेशक बैलेंस शीट में नहीं है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड बेशक बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर ने बेचते हुए पैसे तो लिए होंगे ना उसके, तो जब उनके लिए पे किया गया होगा तो वो गुडविल में ना मिक्स हो जाए, इसलिए उनको अलग एसेट रखा गया।
इसी का उलट अगर एक केसेस से भरी हुई कंपनी किसी को बेच रहे हैं, बेशक वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है लेकिन पैसे कम दिए गए होंगे, तो उसको भी हमें ग्रुप बैलेंस शीट में इज्जत देनी पड़ेगी। तो ग्रुप बैलेंस शीट में इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को एज अ लायबिलिटी लाना पड़ेगा। बेशक ये कंटिंजेंट थी लेकिन जब इसके केसेस मौजूद थे तो कंपनी पी ने यकीनन पैसे कम दिए होंगे। अगर इसको कंसिडर ना किया गया तो गुडविल गलत निकल आएगी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को लाना पड़ेगा ग्रुप की कैलकुलेशंस के अंदर। जो इसमें आईएस की वर्डिंग है ना, वो वर्डिंग काफ़ी मुश्किल सी है, तो मैंने उस वर्डिंग को ट्रांसलेट करके 3 सिनेरियो बना दिए। यानी जो आईएस की वर्डिंग में बात कहना चाह रहे हैं मैंने इसको 3 सिनेरियोज में कवर कर दिया आप लोगों के लिए कि करना क्या है। वजह मैंने आपको बता दी कि कंसोलिडेशन करते हुए अगर हमने इसको लिफ्ट ना करवाई तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट ने पैसे देते हुए इसके पैसे यकीनन काटे होंगे, तो ये सही नहीं होगा। जिस तरह मैंने इफ्रिक 1 में एक बात समझाई थी कि प्लांट अगर जिम्मेदारी के साथ बेचा जा रहा है, एक डिस्मेंटलिंग की जिम्मेदारी के साथ, तो खरीदने वाला यकीनन कम पैसे देगा। तो इसी तरह ना पी ने जब एस को खरीदा होगा जो केसेस में भरी हुई है, तो उसके पैसे कम दिए होंगे, इसलिए इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को ग्रुप बैलेंस शीट में लाना पड़ेगा। अब इसके लिए जो आईएस की वर्डिंग है वो वर्डिंग काफ़ी मुश्किल थी समझानी, तो मैंने उसको 3 केसेस में ट्रांसलेट कर लिया और वो 3 केसेस आपके सामने ला रहा हूँ। एक तो एक्विजिशन डेट पे जो फेयर वैल्यू है, एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू कंटिंजेंट लायबिलिटी की, इसके लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट बताएगा, कोई एक्सपर्ट इसकी फेयर वैल्यू लगा के देगा। फेयर वैल्यू कैसे निकलनी है वो हमारा स्कोप नहीं है, हमें दी होगी फेयर वैल्यू। जो उसकी एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू है उसके साथ क्या सलूक करना है। अच्छा अरे यार केस 1 तो बता दो, केस 1, केस 2, केस 3 मैंने 3 सिनेरियो बताए। जो आईएस में वर्डिंग लिखी हुई थी उस वर्डिंग को मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया तो 3 केसेस बनते हैं। पहला केस ये है कि ईयर एंड तक वो केस अभी भी पेंडिंग है। अच्छा एक्विजिशन डेट पे था, अब भी पेंडिंग है, लेकिन आज तक वो कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह रुल रहा है। ईयर एंड पे अब भी मौजूद है और एस उसको अभी तक कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के चल रहा है, लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं किया उसको। तब भी कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, आज भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो फिर करना यह है कि जो उसकी एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू थी, इसको एक लायबिलिटी की फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट समझाएं। क्या करेंगे, इसको एक लायबिलिटी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की तरह समझें। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और बैलेंस शीट में रेलेवेंट लायबिलिटी में ऐड, ये लिखा हुआ। कि एक लायबिलिटी बन रही है। हाँ गुडविल हमारी ठीक है, लाइक हाँ। पैसे कम पे कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम वो माइनस कर लेते हैं। ये लॉजिक है इसके पीछे। कंपनी एस का कैपिटल था 40,000, रिटेन अर्निंग्स थी 10,000। हमने इस कंपनी को ख़रीदने के लिए 48,000 रुपये दिए, 100% शेयर्स खरीदे। बज़ाहिर लग रहा है कि 2,000 नेगेटिव गुडविल है, जबकि असल कहानी ये है कि कम पैसे इसलिए दिए गए थे क्योंकि इस कंपनी के ख़िलाफ़ केसेस थे और उन केसेस की यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी की एक फेयर वर्थ बनती थी 7,000 रुपये। तो इसको यहाँ से लेस 57 नहीं, एक लायबिलिटी रिकॉर्ड होना नुकसान वाली बात है, तो इसको यहाँ से लेस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या बना। अब पता चला कि गुडविल के लिए दिए हैं 5, लेकिन 55 इसलिए नहीं दिए थे। गुडविल के 5 हैं लेकिन 55,000 इसलिए नहीं दिया था क्योंकि साथ एक लायबिलिटी भी जुड़ी हुई थी, उसके पैसे काटे गए थे। तो ये जहां लिखेंगे तो सही गुडविल निकलेगी। तो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू इसकी यहां से लेस और बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी बना लेंगे। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी को एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ से। एलिमिनेट नहीं कर रहे, एक लायबिलिटी बुक्स में नहीं थी, अब उसको बुक्स में लाना है।
तो एक लायबिलिटी अब आ जानी गेन वाली बात है, लॉस वाली बात है, तो उससे इक्विटी बढ़ेगी कम होगी, ये वो कम की है। तो उस कंटिंजेंट लायबिलिटी की एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस, और इसको इज्जत के साथ एक लायबिलिटी कह देंगे। पहले आसान वाला बताता हूँ, केस 1 डन, केस 3, ये 2 मुश्किल है थोड़ा, केस 1 2 3 बताता हूँ। उस वक्त ये केस पेंडिंग था लेकिन बाद में सेटल हो गया। उस वक्त पेंडिंग था, बाद में हो गया सेटल, तो ये वैसी सी चीज़ हो गई कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, लेकिन वो एसेट आज बुक्स में नहीं है, वो लायबिलिटी आज बुक्स में नहीं है, ये वैसी सी चीज़ हो गई, सेटल हो गया ना बाद में। तो ये जो यहाँ पर लायबिलिटीज़ में ऐड कर रहे थे, अब तो वो ऑब्लिगेशन ही ख़त्म हो गई, तब थी, इसलिए गुडविल की वर्किंग में ये तो लेस होगा, लेकिन ये करेंगे अब, ऑब्लिगेशन है ही नहीं अब, तो फिर एस की रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे। और इसकी वजह यह है कि एस ने जब भी ये सेटल की होगी तब उसको एक्सपेंस बनाया होगा, एक्सपेंस P&L डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो हमने रिवर्स किया असल पे जाके, क्योंकि हमारी नज़र में ये तब का एक्सपेंस नहीं है, ये एक्विजिशन डेट के ऊपर एडजस्ट होनी चाहिए थी। पी ने गुडविल की वर्किंग के अंदर इसको यहाँ पर लेस किया, यानी एक तरह से एक्सपेंस टाइप चीज़ मान रहा है ना। तो जब गुडविल की वर्किंग में पेरेंट इसको यहाँ एडजस्ट कर रहा है और बाद में कभी एस ने इसको एक्सपेंस बना ली हुए, तो वो तो डबल डबल हो जाएगी बात। देखें, गुडविल की वर्किंग में हम इसको एज अ नेगेटिव यहाँ ले आए, तो इक्विटी में से माइनस होना सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस ही है ना। तो हमने भी गुडविल की वर्किंग में उसको यहाँ मान लिया, और कुछ अर्से बाद एस ने भी एक्सपेंस मान लिया था, और जब हम रिटेन अर्निंग की वर्किंग बनाएंगे, एस की रिटेन अर्निंग अपनी बुक्स में शामिल करेंगे, तो डबल आ रहा होगा, इसलिए ऐड। तो केस 3 ये है कि बाद में अगर एस ने इस ऑब्लिगेशन को सेटल कर दिया हुआ है, तो गुडविल में तो वैसे ही होगा, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू गुडविल में तो ऐसे ही होगी, लेकिन एस की रिटेन अर्निंग से फिर ऐड हो जाएगी। लायबिलिटी की बात हो रही है, ये पक्की वाली लायबिलिटी होगी ना, क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना। ये कंटिंजेंट नहीं, वो नीचे वाली जो मतलब एस ने अगर ये मैंने अभी छुपाया हुआ था, ये मैंने छुपाया हुआ था, मैंने ये कहा है सर। केस सेटल हो गया था, ये मैंने उसकी बात की है। अच्छा, अगर एस ने इसको अब पक्की लायबिलिटी बना लिया हुआ है, क्यों बना लिया हुआ है अब? क्योंकि पहले वो चांसेस कम थे, अब प्रोबेबल हो गया हुआ है, तो अब एस इसको बना चुका है लायबिलिटी, लेकिन उतने ही की बना चुका है जितनी एक्विजिशन फेयर वैल्यू पे थी। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू 7,000 थी, ये 7,000 ईयर एंड आया है, और अब उसके वकील ने भी कहा ये बेस्ट एस्टीमेट मेरा 7,000 है, बना लो प्रोविजन, तो एस ने 7,000 की प्रोविजन बना ली, लेकिन अब बनाई है। यहां तो ऐसे ही करेंगे, और इसकी जरूरत क्यों नहीं रही अब? क्यों? क्योंकि एस उसको पहले ही लायबिलिटी ले आया हुआ है, तो हम ग्रुप में दोबारा थोड़ी ऐड कर देंगे, एस तो उसको बना ही चुका है, तो फिर हम ये काम कर रहे होंगे। क्योंकि एस ने अगर लायबिलिटी बना ली हुई है, तो एस ने क्या किया है, P&L डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो वो P&L में फिर ला चुका है, तो इसलिए हम उसकी रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे। यानी चाहे वो बाद में सेटल कर चुका हो, चाहे बाद में उसी अमाउंट पे लायबिलिटी बना चुका हो, ये काम करना।
अगर बाद में सेटल हो चुकी होगी तो एक्विजिशन डेट के बाद में कभी एस ने P&L डेबिट कर लिया होगा, कैश क्रेडिट कर लिया होगा। तो हम तो ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हुए इसको इस पॉइंट की एडजस्टमेंट कह रहे हैं, बाद का एक्सपेंस नहीं कह रहे, तो इसलिए इसको रिवर्स करना है। और अगर सेटल नहीं हुई हुई, एस ने प्रोविजन बना लिया बाद में, तो भी इसको रिवर्स करना है। सर जब ये सेटल हो जाएगी ईयर एंड पे, ईयर एंड तक हो गई हुई है, ईयर एंड पे सेटल हो ये कह रहे हैं आप। गई, यस सर। हाँ, तो लाइबिलिटीज में से इसे निकालना बनता है, डल ही नहीं है तो निकालेंगे क्यों? एक्विजिशन के टाइम पे अगर उन्होंने कहा था कि नहीं, एक्विजिशन पे हम कौन सी एंट्री कर चुके थे जो अभी तक बुक्स में आ रही है? हम अभी तो कर रहे हैं सब कुछ। हम ईयर एंड पे खड़े होकर तो कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ईयर एंड पे खड़े होकर तो हमने ये वर्किंग की है, तो कोई नहीं पहले डली हुई लाइबिलिटी। हम इसको यहाँ पर लेस कर रहे हैं और रिटेन अर्निंग में से लेस कर, यहाँ से भी लेस कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग में ऐड कर रहे हैं। लाइबिलिटी तो बनाई नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि पिछले साल कंसोलिडेशन करते हुए बना दी थी, तो सादे कागज पे बनाई थी, बात खत्म हो गई। इस दफा फिर जीरो से बना रहे हैं सादा कागज। ग्रुप की बुक्स तो कोई है ही नहीं। सर आपने कहा कि कुछ टीचर्स जो है कंसोलिडेशन को टी अकाउंट्स में बना के पढ़ाते हैं, तो टी अकाउंट्स में फिर ओपनिंग क्लोजिंग कैसे डालते हैं वो टी अकाउंट्स मेमोरेंडम होते हैं ना, फिर वो बैलेंस कैसे? यानी जैसे ये ना एक घिस फिट गई हुई ये बात शदीद किस्म की, लेकिन अभी फिर कुछ अर्से बाद शुरू हो जाएगी कि डबल एंट्रियां बताओ, भी मैसेजेस आ रहे होंगे भी डबल एंट्रियां बताओ, बकरा डेबिट और कैश क्रेडिट और गोश्त डेबिट और बकरा क्रेडिट और फ्रीजर डेबिट और गोश्त क्रेडिट। ये पता नहीं कितने साल से चल रहा है, और बच्चे अकाउंटिंग टीचर को इसलिए भेज देते हैं कि शायद अकाउंटिंग टीचर है, हंस पड़ेगा। तो मुझे तो मुझे तो हर ईद पे ये मैसेज आ रहा होता है। तो अब वो जो एंट्रीज हो रही है किसकी बुक्स में हो रही है? एवं बस बनाई हुई है ना। तो इसी तरह से ये जो कंसोलिडेशन के लिए कोई एंट्रीज अगर बना भी ली होती है, तो बस ये हवाई एंट्रीज होती हैं, ये देखने के लिए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या प्लस माइनस कर रहे हैं। तो इसी तरह से टी अकाउंट भी ऐसे ही है। तो बैलेंस कैसे होते हैं टी अकाउंट्स? वो तो अगर कोई अपने पास एक्सेल में वर्किंग चला रहा है, यस सर। तो पिछले साल की वर्किंग जो चलाई होगी उससे आगे अगला साल चल जाएगा, उस लिहाज से इसको बीडी कह देते होंगे। केस 3, केस 1। केस 2 ये है कि एस बाद में इसको वकील के कहने पे लायबिलिटी मान चुका है, लेकिन 7,000 की नहीं, 7,000 से डिफरेंट। चलो 9,000 कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कितना आ रहा है? एस की बुक्स में 9,000 आ रहा है। जब हमने P प्लस S कर लिया होगा तो इसमें 9 आ रहा होगा, ये 9 ऑलरेडी आ रहा है। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू कितनी थी? 7 को हम यहाँ तो लेस करेंगे और 7 को करंट लायबिलिटीज में ऐड भी कर देंगे। डबल हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रोसीजर चला रहा हूँ। 7,000 को यहाँ ऐड कर देंगे ताकि स्टेप्स आपके पूरे हो जाएं, वरना याद रखना मुश्किल हो जाएगा। बेशक मैं ये काम डबल करा रहा हूँ, लेकिन याद करना आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे स्टेप बनाए हुए। एक तो आप ये करें कि 7 यहाँ से लेस, 7 यहाँ ऐड, यही जो केस 1 में सिखाया था। लेकिन इसमें मसला क्या हो गया कि फालतू में लायबिलिटी आ गई। तो अब आप ये काम करें कि जो इनमें से लोअर है 7,000, उस 7,000 को एस की रिटेन अर्निंग में ऐड कर दें और यहां से 7,000 को लेस कर दें। नहीं समझ आई? एस अपनी बुक्स में 9,000 एक्सपेंस बना चुका और 9 की लायबिलिटी बना चुका। तो हम एक तो 7 के साथ ये सलूक करें कि यहां गुडविल की वर्किंग में और यहां ऐड कर दें।
उसके बाद 7 और 9 में से जो लोअर है 7, वो यहां से लेस कर दें और एस की रिटेन अर्निंग में 7000 ऐड बैक कर दें। थोड़ी सी गहरी बात है। अब ऐसा करने से हो क्या रहा है, हमने गुडविल की वर्किंग में कितने को एज एन एक्सपेंस कर लिया। अच्छा ये एक्सपेंस नहीं है एज सच, लेकिन सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस ही बन रहा है ना कि इक्विटी को कम कर रहा है। तो हमने 7000 यहां कर लिया, टोटल कितना है 9, 7 हमने यहां कर लिया, एस ने 9 को अपना एक्सपेंस बना लिया। हम कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो ना डबल ना करो, 7 तो तब तक होना चाहिए, बाद में 2 और कहना है तो कह लो। लायबिलिटी 9 बननी है, ठीक है, कोई एतराज नहीं, हमने 7 ऐड करके लेस कर दिया, इस पे कोई एतराज नहीं हुआ। 7 ऐड किया, फिर लेस कर दिया, लायबिलिटी ठीक है 9, लेकिन वो जो एस 9000 एक्सपेंस बना चुका है, हम कह रहे हैं कि इस 9 में से 7 तो यहां का होना चाहिए, तो इसको 2 कर लेते हैं। अब इसको 2 कैसे करें, 7 रिटेन अर्निंग में ऐड करके, तो ये 7 को रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया। क्या हुआ, आया ना, नहीं 2000 का नहीं आना था ना, एक्विजिशन डेट तक हमें जिम्मेदारी 7000 की लग रही थी, तो एक्विजिशन डेट तक इसकी वर्थ 7000 थी। अब उसके बाद हालात और बिगड़े और अब जिम्मेदारी 9 की लग रही है, तो 2000 एक्विजिशन के बाद का एक्सपेंस बनना चाहिए। मतलब कि सर एक्विजिशन डेट पे हमने जो पैसे दिए हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट, वो इस 7 को सामने रख के दिए हैं, तो इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन में 7 आना चाहिए। अगर उसके बाद हालात और बिगड़े हैं और केस और खराब हो रहा है, तो वो जो मजीद 2000 का नुकसान है वो पोस्ट फेज में आना चाहिए। तो वो पोस्ट फेज में ऐसे आ गया कि एस ने ऑलरेडी 9000 एक्सपेंस बना लिया होगा और हम उसमें से 7 रिवर्स कर रहे हैं, तो पीछे 2 रह जाएगा। नुकसान किस बात का, हाँ तो नुकसान की क्या बात है, हालात बिगड़ेंगे तो बढ़ेगी लायबिलिटी, नुकसान किस बात का। हाँ तो अब हालात जब आगे जो भी जाएंगे तो उसको तो वो खुद ही जिम्मेदार है ना, आगे हालात और खराब होंगे खुद जिम्मेदार है, आगे हालात और अच्छे होंगे इसी को फायदा है। उस वक्त तक जो हालात थे उसके हिसाब से उसने पैसे दे दिए, अब ये जाने और ऐसे जाने। ये केस 2 है। इतना डिटेल से तो सवाल भी अभी तक नहीं आया, मैंने जितना ट्रांसलेट करके डिटेल बना दिया हुआ है, इसको आप याद कर लें अच्छे तरीके से। जी जी बोले। सर ऐसे ही हुआ है ना, जैसे हमने 7000 भी हम रिटेन से लेस कर चुके थे और फिर बाद में हमने 9000 भी कर दिया लेस और फिर 7000 ऐड बैक कर रहे ताकि जो 9 ही है वो 9 ही रहे। नहीं नहीं नहीं, पूरी रिटेन अर्निंग से कि प्री पोस्ट की बात कर रहे हो? नहीं सर, पूरी रिटेन। देखो कंसोलिडेशन में पूरी रिटेन अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, प्री है और पोस्ट है। हम एस के पोस्ट पे 80% लगा के अपने साथ मिला रहे होते हैं। हाँ तो एस पोस्ट में 9 ले चुका है, जबकि हमारे ख्याल में पोस्ट में 2 होना चाहिए। देखें एस की रिटेन अर्निंग के 2 हिस्से होते हैं, प्री और पोस्ट। प्री यहां कवर हो जाता है और पोस्ट पे 80% लगा के हम अपना हिस्सा बना लेते हैं। तो जब ग्रुप एक्विजिशन डेट तक ये था, उसके बाद जो मजीद हालात खराब हुए वो 2000 के और खराब हुए हैं, तो पोस्ट में 2 होना चाहिए, उसने 9 कर लिए। मतलब टोटल 16 की लायबिलिटी बनी ना, 7 और 9 की, पर हमने वो फिर बाद में 7 की उसको 9 पे कर दिए, हम उसको 9 पे ले आए। देखें टोटल खर्चा अल्टीमेटली 9 पड़ना है। एक्विजिशन डेट तक हालात की खराबी बता रही थी कि 7 का खर्चा है, वो हमने यहां पर लिख लिया। अब पोस्ट में मजीद हालात खराब हुए 2000 के और, तो पोस्ट फेज में 2000, प्री पोस्ट की बात समझ आ रही है, पोस्ट फेज में 2000 एक्सपेंस बनना चाहिए, जबकि एस पूरा 9 एक्सपेंस बना चुका, हमने उस 9 को 2 पे शिफ्ट करना है, तो 7 उसकी रिटेन अर्निंग में ऐड बैक कर दिया। अब टोटल 9 है, जिसमें से 7 प्री फेज में, 2 पोस्ट फेज में। एस तो अपने पास 9000 को एक्सपेंस रख के 9000 को ही प्रोविजन कह रहे हैं ना, ये तो हम कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। नहीं एस ने तो एंट्री ही 9000 की है, एस को तो 7000 का कंसर्न ही नहीं है।
एस के लिए तो पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, एस ने तो रिकॉर्ड ही अब किया और 9,000 ही का रिकॉर्ड किया, एस को तो 9,000 ही नजर आ रहा है कि मेरी 9,000 की जिम्मेदारी है। हमने कंसोलिडेशन करते हुए सिर्फ उस 9 को तोड़ा है, 7 इधर ले आए, 2 पोस्ट में रहने दिया, ये किया है हमने बस। हाँ मुश्किल है ये, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन है ये एग्जाम्पल ही थी यार, ये एग्जाम्पल ही है। मतलब देख के फिर आइडिया हो जाए ये concept सिर्फ इस एडजस्टमेंट इस adjustment तो सिर्फ इस एडजस्टमेंट की एग्जाम्पल ही है, और सर ये फिगर्स लिए हैं तो उसको एग्जाम्पल ही कहते हैं। अगर सब्सिक्वेंटली मतलब एक्स जो है वो लोअर पे रिकॉर्ड करे लायबिलिटी, तो हमने किस लोअर पे रिकॉर्ड? लाइक हमने 7 पे एक्विजिशन पे किया ना। अच्छा, अगर ये मैंने 9 का है, हाँ, अगर ये 5 होता, हाँ, तो 2 हम रिटेन अर्निंग से लेस करते दोबारा, अभी ऐड कर रहे हैं ना हम, क्योंकि उसने ज़्यादा बना लिया, कम करने के लिए हम लेस करेंगे। अगर ये बाद में 9 की बजाय 5 हो जाती, तो अगर ग्रुप पॉइंट ऑफ से सोचें तो बाद में तो ऐसी हो गई, हमें लग रहा था 7, बाद में तो बेहतरी आ गई, तो वो जो हम तब 7 मान चुके थे, तो पोस्ट फेज में तो 2,000 की एक इनकम आनी चाहिए, एस ने इसको 5 बनाया होगा, जबकि ग्रुप के मुताबिक ये 7 वर्थ की चीज है, जब तक सेटल नहीं हो जाती ग्रुप इसको 7 से नीचे नहीं करेगा। जो आईएएस का रूल है ना, वो कहता है जब तक सेटल ना हो जाओ, इस 7 को बिला वजह इनकम ना बनाओ, तो इसको 7 पे ही रखना है। तो फिर क्या करें, -5 लोअर ऑफ, एस ने 5 बनाया, हम इसको 5 लेस कर देते हैं लोअर ऑफ, और इस लोअर ऑफ को इनकम बना देते हैं। तो उससे क्या हुआ कि एस ने 5 की इनकम एक्सपेंस बनाया था, हमने इसको रिवर्स कर दिया, हमने कहा नहीं रहने दो, 7 पे खुश हैं हम, जब सेटल होगा तो देखेंगे। आईएएस का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपने एक्विजिशन डेट के ऊपर बनाया है, अगर तो इससे और बढ़ रहा है तो उसको मान लें, कम हो रहा है तो ना माने, सेटल होगा तो देखेंगे। आईएएस के इस रूल की जो मैंने ट्रांसलेशन की है ना, उसका ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि अगर तो जितना आपने तब सोचा था उससे मामला बढ़ गया है, फिर तो वो बढ़ा हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन अगर कम हो गया है तो उसको रिवर्स करो, अभी इनकम ना बनाओ, सेटल होगा तो देखेंगे। तो इसको मैंने इस फॉर्मूले की शक्ल दे दी कि आप ये काम कर दें तो एंड वही निकल आएगा जो आईएएस चाह रहा है। चलें, आप ना इसको याद कर लीजिएगा, अगली क्लास के अंदर मैं पहले इसकी एग्जाम्पल बना के करा दूंगा। आप बताते हैं कि ये तो चलें याद करने का, लेकिन आप उर्दू में भी बताए थे कहानी से थोड़ी सी कि जो इसको मैं मजीद उर्दू में क्या कहूँ यार, जो आप कहानी से बताए थे ना कि समरी से होती है 2-3 लाइन, वो बता दें। वो कहानी में ये बता रहा हूं कि एक्विजिशन डेट पे जो हमें बेस्ट अंदाजा लग रहा था, अगर बाद में या तो बाद में सेटल हो गया हो ना तो और बात है, लेकिन अगर सेटल नहीं हुआ तो जितना पहले बनाया था, अगर बाद में बढ़ रहा है तो बढ़े हुए को मान लें, लेकिन अगर कम हो रहा है तो कम होने वाले को ना माने। अगर सेटल हो गया है तो फिर तो पक्की बात है सेटल हो गया है, फिर तो ये इनकम बन रही है, लेकिन अगर सेटल नहीं हुआ तो अगर बढ़ रहा है तो बढ़ना ठीक है, कम हो रहा है तो अभी उस कम होने को नहीं मानना। रूल आईएएस का ये है, लेकिन इस बात को पिछली क्लास से पहले तक मैं ये रूल ही बताता था, लेकिन पिछली क्लास में मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चों को ना कुछ और शक्ल बना के देता हूं, तो ये पिछली क्लास में दरियाफ्त हुए थे फार्मूले पिछले सेशन में ही, तो ये अब आपको मैंने फार्मूले की शक्ल बना के दे दी। तो वो जो आईएएस का रूल था तो वो रूल 2 लाइनों का, लेकिन उसको मुख्तलिफ सिनेरियोज में बांट के तो ये शक्ल बना दी। तो आप इसको याद तो हाँ कर लें, और अगली क्लास में फिर इसका एक सवाल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।